हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फ्यूचर एकेडमी बाय सौरभ में। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 एक्सरसाइज लगा रहे थे और 5 क्वेश्चन लग चुके थे। और जिन बच्चों ने फॉर्मूले रिवाइज कर लिए हैं, लर्न कर लिए हैं, उन बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बार बार हर एक क्लास में बोला है कि फॉर्मूले जल्दी से जल्दी रिवाइज कर लो, जिससे कि ये एक्सरसाइज बहुत बेहतरीन तरीके से लगा पाएँ। और जो बच्चे फॉर्मूले पर फोकस कर लेते हैं पहली बार, उनके लिए एक्सरसाइज बहुत आसान लगने लगती है। तो जिन बच्चों ने किया है वो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख देंगे। और हम लोग 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल टू cos B एंड देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो यहाँ पर एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल दे रखा है। अब मैंने यहाँ पर एंगल A यहाँ पर बनाया और B यहाँ पर, और C को राइट एंगल बना दिया है। अब एक्यूट एंगल क्या होता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। तो एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसका वैल्यू 90 डिग्री से लेस होता है। ठीक है, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एंगल A को और B को एक्यूट लिया है। ये दोनों 90 से कम है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए एक एंगल तो 90 डिग्री करना पड़ेगा, इसलिए मैंने C पर 90 डिग्री बना दिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि cos A इक्वल टू cos B। अब जैसा कि बोला है cos A इक्वल टू cos B, तो हम इस ट्रायंगल के हिसाब से cos A निकालेंगे पहले। तो cos A इक्वल टू क्या होगा? तो cos A इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारा एंगल A के लिए बेस क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि जो एंगल लिया जाता है उसके जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है। तो बचा हुआ ये AC बेस हो जाएगा, तो AC अपॉन AB हो जाना है। इसी तरह से हम cos B निकालेंगे, cos B निकालेंगे। अब cos B हमें निकालना है, तो B के जस्ट अपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बचा हुआ साइड यहाँ पर बेस हो जाएगा। तो अब B एंगल के लिए हमारा बेस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा फॉर्मूला होता है, और बेस हो जाएगा BC और अपॉन हाइपोटेन्यूज AB। अब हम देख पा रहे हैं कि हमने cos A और cos B निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, गिवन है cos A इक्वल टू cos B। अब cos A की वैल्यू क्या निकली है? AC अपॉन AB, AC अपॉन AB रख लेंगे, इक्वल टू cos B की वैल्यू है BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। ठीक है, अब देखो यहाँ पर AC अपॉन AB और BC अपॉन AB, तो दोनों के डिवीजन में AB है। अगर दोनों तरफ AB से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर दोनों तरफ AB से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा? AB से AB कट जाएगा। हम लोग मैथ में इक्वल अगर बीच में लगा है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं और दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन करना दोनों तरफ होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर AB से मल्टीप्लाई किया तो ये AB से AB कट हो गया। ठीक है, इसी तरह से इधर भी AB से AB कट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा AC इक्वल टू BC। अब देखते हैं हम फिगर में कि AC इक्वल टू BC अगर है, जैसे कि हमारा ये वाला AC है और ये वाला BC है। अब बताइए कि ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स आपस में इक्वल हो जाएं, कौन सा ट्रायंगल होता है? ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। और जब किसी भी ट्रायंगल की दो भुजाएं, दो साइड आपस में इक्वल हो जाती हैं तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। और साथ साथ में ऐसी इक्वल भुजाओं के जस्ट अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इसीलिए BC के जस्ट अपोजिट क्या है? एंगल A है, और AC के जस्ट अपोजिट क्या है? एंगल B है। इफ यहां पे कंडीशन रखते हैं कि इफ AC इक्वल टू BC देन एंगल B है, इक्वल टू यहां पर BC के अपोजिट क्या है? BC हमारे साइड है, इसके जस्ट अपोजिट एंगल A है, तो B एंगल B इक्वल टू एंगल A, और इसको एंगल A इक्वल टू एंगल B भी लिख सकते हैं। और इस तरह से हमें यही पूछा गया था कि एंगल A इक्वल टू एंगल B हमें शो करना है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऐसे ही मेथड पूरा का पूरा लिखना है, और याद रखें कि कोई भी स्टेप स्किप ना करें, क्योंकि इतना बताना जरूरी है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8
इवेल्युएट फर्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसको फिर से वैसे ही लगाना है क्योंकि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और इसी के बेसिस पर हमें जो जो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिख रहे हैं उनकी वैल्यू निकालनी है और फिर उसके बाद हमें उसको वहां पे पुट कर देना है और जो सोल्यूशन आ जाएगा हमारा वही आंसर होगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं एक। तो हमारे पास इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। मैंने बताया था कि कोई भी अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम बना रहे हैं तो उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब यहाँ पर मैं इसको नेम दे देता हूँ ABC और यहाँ पर कॉट थीटा लिया गया है तो थीटा एंगल को मैं यहाँ पर एंगल A पर ले लेता हूँ, यहाँ पे थीटा। ओके, अब जैसा कि हमारे पास कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है तो अगर कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 है तो अगर ये रेशियो है तो अगर इसकी ओरिजिनल वैल्यू मैं अगर चाहूँ तो इसमें मैं क्या करूँगा, कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन करूँगा कांस्टेंट से और ऐसा कांस्टेंट जो दोनों में मल्टीप्लाई होने के बाद वो ओरिजिनल वैल्यू को शो करेगा। तो अब ओरिजिनल वैल्यू के लिए हमें इसमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। पहले तो हम ये जानेंगे कि कॉट थीटा होता क्या है। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो यहां पर हम लेट कर लेंगे कि हमारा बेस क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। अब थीटा के लिए यहां पर हम समझेंगे कि हमारा बेस क्या होगा। तो बेस हमारा यहां पर ये वाला होगा क्योंकि जो एंगल हम यहां पे लेते हैं उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और बचा हुआ बेस होता है। तो इसीलिए 7x हो जाएगा और ये वाला 8x हो जाएगा। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर एक साइड बचा हुआ है जो है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमें निकालना पड़ेगा तो हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस लगाने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम होती है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब मैंने जैसा कि ट्रायंगल को देखकर यहाँ पर लिख दिया, लेकिन सब लोगों को पता होगा कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम होती है। जिन बच्चों को याद है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने उसको रट रखा है, लेकिन ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, करेक्ट। और ये जब हम इतना लिख लेंगे तो इसके बाद ट्रायंगल में जो बेस होगा, हाइपोटेन्यूज होगा और परपेंडिकुलर होगा, उसके बेसिस पर भी हमें यहाँ पे नेमिंग देनी होगी। जब यहाँ पे नेमिंग कर देंगे तो जो जो वैल्यू आपको गिवन है उनको रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर AB की वैल्यू दी है 7 तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, AB स्क्वायर हो जाएगा, प्लस BC की वैल्यू गिवन है 8x तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। तो इससे AC स्क्वायर हमें कैसे मिलेगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और x का स्क्वायर करने पर x स्क्वायर होता है। उसी तरह से 8 का स्क्वायर होता है 64 और x स्क्वायर। अब AC स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब ऐड करना है। तो अब ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 113x स्क्वायर। क्या आएगा, 113x स्क्वायर। जब भी आप ऐसे ऐड करते हो तो ऐड करने के साथ में वेरिएबल को भी साथ में लेके चलना है। बहुत सारे लोग ये भी ऐड करना नहीं जानते हैं, तो इसको भी सीखना पड़ेगा। अलजेब्रा का बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब क्या करना है, AC इक्वल टू, जो इधर स्क्वायर है उधर जाकर क्या होगा, पावर रेसिप्रोकल हो जाता है तो रूट बन जाएगा, यहाँ पे 113x स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसका रूट लेंगे तो वैसे तो आप जानते हैं कि 113 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और नहीं है तो फिर ये रूट के अंदर ही रहेगा। इसको रूट 113 लिखेंगे और x बाहर आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा और x हमारा बाहर आ जाएगा। और जो भी यूनिट होगी यहाँ पे यूनिट आप लिख देंगे, ठीक है। अभी यूनिट यहाँ पे कंफर्म नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए आप यहाँ पे ओनली यूनिट लिख सकते हो। अब हमारे पास रूट 113x आ गया, रूट 113x हाइपोटेन्यूज आ चुका है। और इसी के बेसिस पर अब हमें क्या करना है, हमें साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इनका यूटिलाइजेशन हमारे पहले क्वेश्चन में होना ही है। तो इसके लिए साइन थीटा क्या होगा, अगर मैं साइन थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पर परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूज है AC।
तो BC की वैल्यू है 8x और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 113 इन द रूट इंटू x, मीन्स यहाँ पे x कटेगा तो आ जाएगा 8/√113, करेक्ट। और इसी तरह से हम cos थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब भाई साहब बेस क्या है, बेस यहाँ पर है AB और हाइपोटेन्यूज है AC। तो बेस यहाँ पर जब AB है, AB की वैल्यू 7x है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है √113x और x कट जाएगा तो 7/√113 आ जाएगा। इस तरह से साइन और कॉस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। अब इतना हमारा क्वेश्चन हो चुका है, पूरा का पूरा हमने प्लान बना लिया है कि किस तरह से क्वेश्चन को लगाना है। क्वेश्चन में जितनी भी नीड्स हैं हमने सारी की सारी पूरी कर दी हैं। अब हमें पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। इसके लिए मुझे यहाँ पे बोर्ड से थोड़ी सी जगह खाली करनी होगी, तो आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे चलता हूँ। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर लगाएंगे पहला क्वेश्चन, जैसा कि गिवन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। अब इस तरह से वैल्यू हमें मिल गई हैं। sin थीटा की वैल्यू हमें 8/√113 दिया हुआ है, तो वैसे ही वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख लेंगे इसी तरह से 1 + 8/√113 इंटू 1 - 8/√113, करेक्ट। इस तरह से वैल्यू आ गई। 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा हो गया। इसी तरह से cos की वैल्यू दोनों जगह रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 7/√113 इंटू 1 - 7/√113, करेक्ट। अब यहाँ पर हमने इतनी वैल्यू लिख दी है। अब क्या करना है, हमें कुछ फॉर्मूले आने चाहिए अलजेब्रा के। तो जैसा कि यहाँ पे इसको लिखा गया a + b इंटू a - b। तो आपने कभी भी फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a + b और a - b क्या होता है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a + b इंटू a - b इक्वल टू होता है a² - b²। और जब आपको ये फॉर्मूला याद हो जाता है तो आपको क्या करना है, a की जगह यहाँ पर 1 दिया है दोनों जगह, इसीलिए क्या करना है, हमें 1 का स्क्वायर करना है, जैसे a का स्क्वायर किया गया इधर, फिर माइनस लगाना है, फिर 8/√113 होल स्क्वायर कर लेना है। इसी तरह से डिवाइड में भी a + b a - b के फॉर्मेट में ही लिखा हुआ है, तो हम फिर से वही फॉर्मूला लगा लेंगे 1² माइनस 7/√113 होल स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हम यहाँ पर जब b स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस, और 8 का स्क्वायर होता है 8 × 8 = 64, क्या होता है 64, डिवाइड, और √113 का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा और नॉर्मल वैल्यू हमारी यहाँ पर ये आ जाएगी, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पर डिवाइड में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49 डिवाइड बाय 113, करेक्ट। अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है 113। तो अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ 113, तो 113 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, -64 होगा, तो 113 - 64। और सेम टू सेम वैसे ही प्रोसेस यहाँ भी करना है। 113 डिवाइड में भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 113 - 49 हो जाएगा, करेक्ट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 113 से 113 कट जाना है और आपके पास बचेगा क्या, 113 में आप 64 माइनस कर दीजिए, तो आप 13 में अगर 4 माइनस करते हैं तो 9 बचेगा, और उसके बाद 10 में 6 माइनस करते हैं तो 4 बचेगा, डिवाइड। इसी तरह से 49 आप माइनस करते हो तो 49 माइनस करोगे यहाँ पे 113 में, तो 13 में 9 माइनस होएगा तो 4 बचेगा, और उसके बाद 10 में 4 माइनस होगा तो 6 बचेगा, और हमारा आंसर हो जाएगा 49 डिवाइड बाय 64, करेक्ट। तो इतना प्रोसेस हमें ये करना पड़ेगा एक क्वेश्चन के लिए।
अब हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है सेकेंड वाला, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ पर आप अगर लगाते हो तो कॉट स्क्वायर थीटा के लिए आपको कॉट थीटा की वैल्यू दी है, कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8। तो आपको क्या करना है, 7/8 का स्क्वायर कर देना है, और 7 का स्क्वायर होगा 49 और डिवाइड 8 का स्क्वायर होगा 64। तो इस तरह से वैल्यू आ जाएगी 49 डिवाइड बाई 64। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी पहले वाले पार्ट में हमारे पास 49 डिवाइड बाई 64 आया है और दूसरे में भी आया है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी और हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा।